हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस से चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है किरण चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की बुक अभी ख़त्म ही होने वाली है, घटना चक्र की। और अभी जो हम चैप्टर नंबर पहुँच गए हैं 8 पे, पार्ट 1 नया अभी स्टार्ट किया है, वैकल्पिक ऊर्जा। राइट। तो गाइस, अगर आपको चैनल पसंद आए, मतलब मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप नए हैं तो एक दो वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और बहुत लोग हैं ऐसे जो घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं, ईजिली पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं आता, तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, मेरा चैनल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, विषय सूची की हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 से, अभी हम पहुंच चुके हैं, देखिए करते करते चैप्टर नंबर 8 वैकल्पिक ऊर्जा पे। और दोस्तों, अब आगे भी आप देख सकते हैं कि हमें और कौन कौन से चैप्टर करने हैं। फटाफट अभी ख़त्म होने वाली है बुक, फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़, आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, वैकल्पिक ऊर्जा से। तो जो सबसे पहला पार्ट है उसमें है वो है ऊर्जा संसाधन। राइट। चलिए अब देखते हैं इसमें है क्या। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि जो प्रकृति है, प्रकृति की के समस्त कार्य ऊर्जा से संचालित होते हैं, और ये हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है। ठीक है, अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करें तो इसने का दो तरह के ऊर्जा संसाधन होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब वो हो गया कि वो आप एक बार यूज़ कर लो तो वो दोबारा से आप बना सकते हैं। राइट। और नवीकरणीय एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म। राइट। तो चलिए नवीकरणीय देखते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा होती है, तो सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक जीवन चल रहा है, जब तक पृथ्वी चल रही है, जब तक सूर्य है, सौर ऊर्जा ख़त्म नहीं होगी। वैसे ही आप बात करेंगे पवन ऊर्जा की, जो ख़त्म नहीं हो सकती, हम दोबारा से इससे ऊर्जा बना सकते हैं। सौर मतलब सनलाइट से या पवन से, या फिर जल विद्युत हो गया, आपका बायोगैस हो गया। उसके बाद भूतापीय जो ऊर्जा होती है, आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते। फिर है कचरे से उत्पादित ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा होती है। तो ये सब ऐसी है जिसे हम दोबारा बना सकते हैं। अब हम बात अगर करें अनवीकरणीय की, तो अनवीकरणीय वो जो ख़त्म हो जाती है, लाइक कोयला है। वो ये कोयला संसाधन क्या है, अभी सपोज़ कि 100 किलोग्राम है, जैसे जैसे आप इसे यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे ये ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, वैसे पेट्रोलियम की बात करें, जब वैसे हम प्राकृतिक गैस की बात करें, वैसे हम परमाणु ऊर्जा की बात करें, या फिर हम शैल गैस की बात करें, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगी। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें देखिए क्या लिखा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की हम बात करते हैं, जो दोबारा से बन सकती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का वह रूप है जो, इसमें एक अच्छी बात, ये तो प्रदूषण कभी नहीं करता, और इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दो चीज़ें, ना प्रदूषण करेगा, ना इसका जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7वें लक्ष्य के रूप में हमने क्या कहा कि 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी हमें बढ़ानी है। मतलब जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो 7वें नंबर का, उसने कहा कि अब आपको नवीकरणीय ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है ऊर्जा में, वो क्या करनी है, बढ़ानी है। ठीक है, विश्वसनीय आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक क्या है, सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा ही यूज़ करें। ठीक है, तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी। तो साथ ही इसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 2014 से 24 के दशक को, मतलब इसने कहा ये जो दशक है 2014 से 24 वाला, इसको क्या सभी के लिए सतत ऊर्जा के का दशक घोषित किया। तो ये हो गई एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलिए अब इसने कहा कि पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्ष से पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं, और पौधों के वे जीवाश्म जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, वो कौन सी होती है, जीवाश्म ईंधन। राइट। लाइक एक पौधा था, अब क्या हुआ, वो किसी तरह से ज़मीन के नीचे धंस गया बहुत सालों से, अब वो क्या बन जाएगा, जीवाश्म ईंधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीवाश्म ईंधन बन जाएगा, जैसे कोयला आप कह सकते हैं। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, अब जीवाश्म ईंधन वर्तमान में क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। मतलब अभी जो आप ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर यही यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार इसका उपयोग करने के बाद क्या है, इसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि इसने कहा कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो गया। इसने कहा कि कच्चे तेल और क्या है, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने के खतरे
को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। मतलब ये एक समय ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगा, हमने कह दिया इसे ऊर्जा संकट। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में कच्चे माल के रूप में यूज़ होता है। मतलब ये क्या है, अगर आप नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं तो ये उसके लिए ईंधन का काम करता है यूरेनियम, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा तो यहाँ लिखा है कि जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, वो परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। तो वैसे डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, बाहर कुछ काम चल रहा है थी, उस वजह से आवाज़ आ रही होगी। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अब क्वेश्चन आंसर की वो जो था नोट्स थे वो काफ़ी कम थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन आंसर की यहाँ बात करते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कौन कौन सा है, सौर ऊर्जा है, पवन, ज्वारीय, पनबिजली, ये सब हो गई। ये सब आपको क्या कही जाएंगी, नवीकरणीय ऊर्जा। अच्छा, सौर ऊर्जा कभी समाप्त भी नहीं होती है और प्रदूषण रहित होती है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है, संग्राहक है क्या, सौर ऊर्जा, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो गाइस इसमें से कौन सा नहीं है बोल रहा है, तो देखिए यूरेनियम क्या है, नाभिकीय ईंधन होता है, ना कि जीवाश्म। अब देखिए पौधों के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से क्या है, पृथ्वी के नीचे दबे हैं, ठीक है। पौधों के वे जीवाश्म, इनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो अब क्या होता है, अगर हम बात करें जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, राइट। एक बार इसका यूज़ करने के बाद हम इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। अब यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल, रॉ मटेरियल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो इसने कहा जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, इसने कहा सूर्य। चलिए देखते हैं क्या। इसने कहा पौधों के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे हैं, पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इसमें संचित ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, आपका सूर्य है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, और जैसे कि इसमें आता है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस कौन सा हो जाएगा, देखिए इसने कहा जल विद्युत ऊर्जा। तो जीवाश्म ईंधन के बाद क्या हो जाएगा, भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा, राइट। दीर्घ लघु जल विद्युत ऊर्जा। अब इसमें सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का वह रूप है जो ना तो प्रदूषण का कारण होता है और ना ही प्राकृतिक संसाधनों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें 7वां क्या है कि 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में हमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना है और सस्ती, विश्वसनीय, आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक के सार्वभौम यानी कि सभी की पहुंच सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि 2014 से लेकर 24 तक का जो दशक है इसे सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, देखिए क्या कि कोयला और पेट्रोल जैसे जो जीवाश्म ईंधन है ना वो समाप्त हो गए, तो ये ऊर्जा संकट कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसी पार्ट 1 था वो हम लोगों ने कर लिया, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में है अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जो नवीकरणीय ऊर्जा है, राइट, प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है, मतलब हमें मिलती रहती है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, पनबिजली हो गई, बायोमास, ये सब है। ये प्राकृतिक संसाधन जो है आपके नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। चलिए ये कभी समाप्त नहीं हो सकते, राइट, ये तो आप भी जानते हैं। तो इसने कहा कि जो कोयले की अगर हम बात करें या फिर पेट्रोलियम की या प्राकृतिक गैस की, परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जो है जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। मतलब इसने कहा ये सब बेकार है, इसने कहा जल विद्युत को यूज़ करो, ठीक है। अब इसमें दायित्व है कि इसने कहा कि 2021 तक देश में सौर, पवन, बायोमास, लघु पनबिजली यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कुल जो स्थापित क्षमता है यानी कि जो हम बिजली बनाते हैं उसमें अगर हमने बिजली बनाई है, ठीक है, तो बिजली में इसने कहा कि
26.66% अगर हम बात करें, ये 2021 का डेटा, 26.66% हम बात करें तो वो क्या होगी, वो बिजली हमारी किससे, या ऊर्जा कह लीजिए आप इसे, ऊर्जा किससे होगी, सौर ऊर्जा से, पवन, बायोमास और लघु पन बिजली से होगी। कितनी होगी, 100 में से 26.66%, राइट। अब इसने कहा कुल स्थापित क्षमता कितनी है आपकी, ये दे रखे 3.9 लाख मेगावाट करके है, ठीक है, के बराबर है। जिसमें से अगर आप बात करें ना कि पवन ऊर्जा का योगदान कितना है, तो 40,000 मेगावाट के बराबर के आसपास हो गया है ना। अगर वहीं सौर ऊर्जा की बात करें तो 49,000 मेगावाट हो गया, जैव ऊर्जा की बात करें 10,000 मेगावाट हो गया, लघु पनबिजली ऊर्जा की बात करें तो 4.8,000 मेगावाट हो गया। यानी इसने कहा टोटल ये है, टोटल में ये स्थापित क्षमता, राइट, इतनी है। तो इतने में इसने कहा इतना 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 जो है आपका, ये आपका क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा और यहाँ हो गया लघु पनबिजली ऊर्जा है, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसने कहा भारत में जो धारणीय विकास यानी कि सतत विकास कह सकते हैं, आपके दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत इसने कहा क्या है, तो वो है आपका जल विद्युत, राइट। तो इसने कहा लाइक और देख लेते हैं, इसमें लिखा है कोयला, परमाणु और खनिज तेल, गैस, ये सब। तो इसने कहा कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा इसने कहा कि जल विद्युत जो है धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में, देखिए 2015 का क्वेश्चन, 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है, ठीक है। देखिए 2015 का क्वेश्चन है, ये उस वक्त का क्वेश्चन है। तो इसने कहा 2021 में अगर हम बात करें तो जो यह नवीकरणीय ऊर्जा है वो कितनी है आपकी, 26.66%। कुल स्थापित क्षमता ये दे रखी है, और ये अभी हमने डेटा ऊपर ही पढ़ा है, ठीक है, सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इन सब में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो वो है बायोमास, राइट, ठीक है। तो ये बिल्कुल पैराग्राफ सेम है, कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, वही सारी चीज़ें लिखी हैं, कौन सी नवीकरणीय, कौन सी अनवीकरणीय ऊर्जा है। इसने कहा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें कौन सा है, तो देखिए पेट्रोलियम अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, छत्तीसगढ़ का ही क्वेश्चन है ये, अगर आप पढ़ लें तो भी ठीक, नहीं पढ़ें तो भी ठीक, आप अपने। तो यहाँ पे है तापीय ऊर्जा, तो इसने प्रश्नगत विकल्पों में से तापीय ऊर्जा छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कोरबा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में क्या है, तापीय ऊर्जा का प्रमुख संयंत्र यानी कि केंद्र है, इसलिए छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, इसलिए छत्तीसगढ़ वाले ज़्यादा इस पर टेंशन लें। चलिए अब यहाँ पे हो गई 12 मिनट की वीडियो। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 जो है इसका, वो है आपका वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, राइट। चलिए इसमें देखते हैं क्या कहानी लिखी है। देखिए सूर्य, तो सूर्य जो है आपका ऊर्जा का सबसे अधिक व्यापक असीमित स्रोत है, मतलब सूर्य सबसे खतरनाक, मतलब आपको सबसे अधिक व्यापक है, ठीक है। सौर ऊर्जा का क्या है, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो भाई सौर ऊर्जा क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पता मुझे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो सूर्य से विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो किसके थ्रू किस तरह से आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है, राइट। इसने कहा सौर ऊर्जा कभी ना समाप्त होने वाली प्रदूषण रहित है, ठीक है, ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है, संग्रहागार है, राइट। ये हमें सूर्य से प्राप्त, बेकार बात लिखी है, सब जानते हैं। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बिल्कुल ये सब जानते हैं। सौर ऊर्जा जहाँ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। देखिए तो सौर ऊर्जा से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। फिर ये वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। अच्छा, फोटोवोल्टिक होता है, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो गाइस एक ये लाइन याद रखिएगा बिल्कुल आप लोग कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसको आप सौर ऊर्जा में कैसे बदलते हैं, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है।
और इसमें सौर ऊर्जा के अन्य उपयोग, मतलब सौर ऊर्जा को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, हम जानते हैं। जल का ऊष्मन में करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं। सौर संयंत्र द्वारा विद्युत निर्माण में कर लेते हैं। परिवहन में करते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा, ठीक है। और फिर है हवाई जहाज, इन सब में आप सौर ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं। सौर उपकरण में करते हैं, कृत्रिम उपग्रह में करते हैं, लाइक मंगलयान, यानी कि जो ये सैटेलाइट होती है। सौर चिकित्सा में भी आप कर लेते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा का वह रूप है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ये बात इम्पॉर्टेंट है, आसान है। इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की आपूर्ति में किया जाता है। आवासीय भवनों को गर्म जल की आपूर्ति, रेलवे सिग्नल, मतलब ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ आप सौर ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं वो जगह बता दी। सोलर कुकर, यहाँ सब हम कर सकते हैं। वर्तमान प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी स्तर पर क्या है देखते हुए अभी इससे कुछ गांव और छोटे नगरों के समूह में बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि ये क्या है व्यय साध्य है। मतलब इसने कहा कि भैया हम सोलर सेल लगा सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से बहुत हर जगह हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो इस दिशा में यद्यपि सरकार द्वारा पायलट आधार पर कुछ परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, मतलब सरकार ने थोड़ा पैसा लगा के कहीं कहीं शुरू कर दिया है। अच्छा, सौर बैटरी या सौर सेल की बात करें, फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे हम सोलर सेल की बात करते हैं ना, सूर्य से प्रकाश लेता है और ऊर्जा बनाता है। तो ये ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है, मतलब ये पर्यावरण पे इसका दूषित प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या है सहायक सिद्ध है। जबकि पेट्रोलियम उत्पाद की बात करें, वन उत्पाद की बात करें, जैसे कि लकड़ी की बात करें, नाभिकीय विखंडन से जो है नाभिकीय विखंडन से जो प्राप्त ऊर्जा है उससे कुछ ना कुछ मात्रा में जो है पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य होता है, यानी पर्यावरण पे जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अच्छा, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या है सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज जो कर रहे हैं भारत में सौर शक्ति। अच्छा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तो ये मंत्रालय बिल्कुल याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या है एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत जो है 70% सब्सिडी प्रदान करता है। मतलब इसने कहा कि अगर आप ना नॉर्थ ईस्ट में है ना, उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो आप अगर कुछ सोलर सेल टाइप कुछ लगाते हैं तो सबसे 70% जो है उस पर सब्सिडी, मतलब अगर उसमें 100 रुपये लग रहे हैं तो 70 रुपये जो है सरकार दे देगी आपको। तो इसमें राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में क्या है लगा हुआ है। राष्ट्रीय सौर मिशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़। इसको जो है भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। सौर ऊर्जा क्या है भविष्य का ईंधन, एक क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो भारत में प्राकृतिक रूप से सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी सहायक क्षेत्र मौजूद है और इसका विकास मतलब भारत में बहुत इसके स्कोप बहुत है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन, क्वेश्चन, भारत सरकार का 2010 को शुरू किया गया। इस मिशन ने 2022 तक कितना 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। तो ये कहानी 2022 पुरानी हो गई, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन 2010 में स्टार्ट, 2022 तक इसने कहा हम इतनी ऊर्जा बना देंगे 100 गीगावाट तक। अब इसने कहा घरेलू अंश आवश्यकता यानी कि DCR पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पाद का विकास करना है, ठीक है। मतलब जो सौर ऊर्जा से रिलेटेड हो वैसे उत्पाद का विकास करना है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को जो है वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के लिए, मतलब इसने कहा सौर ऊर्जा के विकास में भारत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन नाम दिया गया था, लॉन्च की गई थी 2010 में, कि मतलब हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अनुसार क्या है घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजना हेतु देश में निर्मित सौर उपकरणों बैटरियों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरणों जैसे प्रकाश के उपकरण हो गया, पानी कम करने के उपकरण हो गए, सौर कुकर 30% का अनुदान देती थी। मतलब इसने कहा सौर ऊर्जा से जो चीज़ें काम में आ सकती हैं उस पर अनुदान जो है सरकार दे रही है 30%, यानी कि 100 रुपये की चीज़ें तो 30 रुपये जो है आपकी सरकार दे देगी कि आप उसको यूज़ करके सौर ऊर्जा का उपयोग करो, ठीक है। वहीं दूसरी और बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा के
बीच में जितने भी देश आते हैं ना, मतलब काफ़ी देश जो हैं इसके बीच में जो आते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे पृथ्वी की बात करें, ये 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा हो जाएगी, और साउथ में बात करें 23.5 डिग्री जो कि मकर रेखा हो जाएगी। तो इसके बीच में जितने भी देश है उसकी बात करें तो मतलब देशों का जो समूह है ना, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन की। ठीक है, अब इसने कहा कि 2015 में क्या होता है। 2015 को क्या पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में क्या होता है, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये वाला। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। फ्रांस के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो है ओलांद थे, और क्या है, UN के तत्कालीन जो महासचिव थे यानी कि आपका बॉन की मून की उपस्थिति में किया गया। किसका उद्घाटन, ISA वही वाली बात। ISA में क्या कहा कि जो आपकी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के जो देश है ना, वो क्या करें, अपने सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा करें करके, मतलब उस पर ध्यान ज़्यादा दें, उसके लिए अब जो है नीति बनाए और मूव करें नवीकरणीय ऊर्जा में भी सौर ऊर्जा की तरफ। अच्छा, इसका जो सचिवालय है वो क्या है, हमारे भारत में है, यानी कि गुड़गांव हरियाणा में। इसका गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ होता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में होता है। 2018 2 से 5 अक्टूबर, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ 2018 में ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो इस गठबंधन का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ होता है, 2019 में नई दिल्ली। और जो तीसरा होता है वो 2020 में होता है। वो होता है वर्चुअल तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आ गया था कोविड, राइट। तो कोविड और वर्चुअल तरीके से हुआ था 2020 वाला। अब इसने कहा ISA के घोषणा पत्र के अनुसार सदस्य देश कौन से हैं, वो जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाले। ठीक है, तो सदस्य देश के वहनीय व कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु 2030 तक 1000 बिलियन US डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया। मतलब इसने कहा कि भैया 2030 तक हम सौर ऊर्जा की तरफ भाग रहे, तो हमें जो है पैसा भी चाहिए। भैया पैसा कितना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो देश हैं वो थोड़े से गरीब हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि हम जुटाएंगे कितना, 1000 बिलियन डॉलर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पथ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा बन गया, कोच्चि केरल में बन गया, जो 100% सौर ऊर्जा से रिलेटेड, जो ऊर्जा सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है उससे वो चला रहे पूरा का पूरा हवाई अड्डा। ठीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने क्या है, स्वीकृत किया है। ठीक है, अच्छा फिर लिखा है कि 2015 को केरल के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री यानी कि ओमन चांडी ने कोच्चि हवाई अड्डे के कार्गो परिसर के पास 45 एकड़ जमीन पर क्या किया, 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया, जिसके लिए क्या है, इनने कितने सोलर पैनल लगाए हैं, 45,150 सोलर पैनल लगाए हैं। और प्रत्येक सोलर पैनल कितनी ऊर्जा का निर्माण करता है, 12 मेगावाट का करता है। ठीक है, तो ये बताया। अब इसने कहा 2018 में दीव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, दीव मतलब दमन दीव वाला दीव, राइट। तो 2018 में पूरी तरह से क्या है आपका सोलर मतलब सौर ऊर्जा पे चल रहा है। अच्छा, दीव में क्या है, 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर क्या है, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। मतलब बहुत सारे ऐसे करके सोलर प्लेट्स लगा दी होंगी, उससे ऊर्जा बन रही होगी। तो इसने कहा कितने एकड़ पे लगाया हुआ है, तो ये हो 50 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन, बहुत बड़ा एरिया हो गया भाई। ठीक है, और द्वीप एक आइलैंड है। ठीक है, अच्छा इसके क्वेश्चन आंसर देखें तो इसमें लिखा है निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो इसमें आंसर है हमारा क्या, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश जो है तथा ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा जहाँ पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, वहीं अन्य सभी के लिए भी आवश्यक है। वैकल्पिक ऊर्जा का भी के सबसे बड़ा स्रोत है फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या है आपका सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हो रहा है रिपीट, आगे बढ़ जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है, तो सौर ऊर्जा आंसर है हमारा। चलिए आगे बढ़ते। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो ये तो बहुत ही आसान सा आंसर हो गया इसका, सूर्य। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, तो क्या पेट्रोलियम, क्या नाभिकीय विखंडन, क्या वन और क्या
सौर सेल, ठीक है, ये आप जानते हैं। इसने कहा सौर बैटरी या फिर हम सौर सेल या सोलर सेल की बात करें तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा क्या होता है, सूर्य प्रकाश को क्या करता है, ये ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब इसने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। पेट्रोलियम उत्पाद की बात करें, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन की बात करें तो ये कुछ ना कुछ पर्यावरण का निम्नीकरण करता ही है। अच्छा, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम, ठीक है गाइस, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। सौर ऊर्जा आंसर, और सोलर सेल है। फिर ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो फिर ये रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। फिर लिखा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से गाइस, ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट सा हो रहा है, आसान है। भारत में निम्नलिखित में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक फिर ये देखिएगा हमारा नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा हम कौन सा, सौर शक्ति की बात करते, ठीक है। तो इसने कहा भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या है, एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत पर 70% सब्सिडी प्रदान करता है, ठीक है। फिर लिखा है कि राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है, इसको जो है भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया। दूसरा इसने कहा इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी जो है सदस्य देश सम्मिलित है। नहीं, संयुक्त राष्ट्र के देश सम्मिलित नहीं है गाइस, कर्क रेखा और मकर रेखा के देश जो है इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसने बस यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये हम फिर पढ़ लेते हैं, हालांकि हम पढ़ चुके हैं। इसने कहा कि ISA जो है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जो है ISA का उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और UN के तत्कालीन जो महासचिव थे वॉन की मून, इनकी उपस्थिति में किया गया, ठीक है। तो ये भी जो नोट्स में था, यानी कि पूरा का पूरा सेम है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा कभी कभी समाचारों में दिखाई, अभी समाचार है 2017 का, अभी के लिए नहीं। तो कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध किससे, तो देखो हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। तो घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के लिए 2010 में क्या होता है, सौर ऊर्जा नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन नाम दिया गया, लॉन्च करी गई। अब इसके अनुसार क्या है कि घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजनाओं हेतु देश में निर्मित सौर उपकरणों बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरणों जैसे कि प्रकाश के उपकरण, पानी गर्म करने के उपकरण हो गए, सौर कुकर हो गए, ये इस पर 30% का अनुदान देगा। मतलब आपका जो ये मिशन है इसमें ये कह रहा है कि अगर आप सौर ऊर्जा से यूज़ करने वाले उपकरण की बात करें, अगर खरीदेंगे तो हम 30% उसमें क्या देंगे, अनुदान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो गाइस कहाँ पे हुआ था आपका, ये हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलो, तो इसने कहा ISA का जो सौर ऊर्जा पर आधारित देशों के संगठन शुभारंभ भारत फ्रांस द्वारा 2015 पेरिस में हुआ था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2018 ग्रेटर नोएडा में हुआ था। दूसरे की बात करें 2019 नई दिल्ली। तीसरे की बात करें तो वो हुआ था 2020 में, जब कोविड चला था तो वर्चुअल तरीके से हुआ था, ठीक है। अब है ISA में हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये हमने नहीं पढ़ा। चलिए, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ, ठीक है। तो ISA ने क्या किया, 2018 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मतलब ISA का मुख्यालय कहाँ पे है, गुड़गांव हरियाणा में है। चलिए, भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म रखने की पूर्ति करने के लिए
ठीक है बिल्कुल। लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की पूर्ति के लिए बिल्कुल। सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए कुछ गांव और छोटे नगरों के समूह में बिजली की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर हमने देखा था कि 1 2 3 था, फोर्थ वाला नहीं था। फोर्थ वाला इसलिए नहीं है ना क्योंकि इसमें जो है ना पैसा बहुत लगता है, तो मतलब देखिए इसमें बस फोर्थ वाला आप देखिए, बाकी तो हमने सब पढ़ा है। तो इसमें लिखा है कि जो है वर्तमान प्रौद्योगिकी को देखते हुए क्या है, अभी कुछ गांव और क्या है छोटे नगरों के समूह में बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती है क्योंकि ये क्या है व्यय साध्य है, और इस दिशा में यद्यपि सरकार द्वारा पायलट आधार पर कुछ परियोजना प्रारंभ की गई हैं। अच्छा, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है वो कौन सा है? तो कोच्चि केरल में, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें तो कोच्चि केरल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि UNEP ने इसे स्वीकृत किया है। अच्छा, 2015 में केरल के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी ने जो ये कोच्चि हवाई अड्डा है उसके कार्गो परिसर के पास क्या किया, 45 एकड़ जमीन पर 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कितने सोलर पैनल लगाए गए हैं? 45,150 सोलर पैनल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला जो है भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसने कहा कौन सा है? सूरत, ठीक है। तो इसमें और क्या पढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दमन दीव वाला द्वीप, राइट। तो 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 50 एकड़ से अधिक भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है, ठीक है। निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया? मतलब इसने कहा दिन में सिर्फ सौर ऊर्जा पर चलता है, ऐसा कौन सा शहर है, ठीक है। तो इसने कहा कि 2018 को भारत सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार दीव स्मार्ट सिटी भारत का पहला ऐसा नगर बन गया जो दिन के समय 100% यानी 100% जो है सौर ऊर्जा से संचालित होता है, ठीक है। तो गाइस अब क्या करते हैं ना, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, एंड शेयर करिएगा आप उनको, उन दोस्तों को जो घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं और उन्हें थोड़ी सी टफ लगती है। तो हो सकता है मेरे साथ पढ़ने से उन्हें थोड़ा सा वो चीज़ ईजी लगने लगी, बस इसलिए मैं चाहती हूँ आप शेयर करिएगा और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिल जाएगा आप लोग का चैनल को ग्रो करने में, और कुछ नहीं। चलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बायोडीजल के संग हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।